Hello dear students, good morning to all of you. I hope you all are safe and happy at your homes with your families. Now we have to start from here beta, that is ribosomes. आज हमें ribosomes से start करना है. वैसे तो आपको आइडिया बिल्कुल हो गया होगा कि ribosomes are called as the protein factories. ribosomes जो है वो protein factories जानी जाती हैं. Why? Because they are responsible for synthesis of proteins. यहाँ पर जो है वो proteins की synthesis होती है. Okay? तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो बेटा टू स्टेट्स के अंदर अकर करते हैं. वन इज़ अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हमने पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दूसरा जो है वो राइबोसोम्स फ्रीली जो है कहाँ अवेलेबल होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो अवेलेबल होते हैं. दीज आर ग्रैन्युलर, डेंस, काफ़ी डेंस होते हैं और जनरली स्फेरिकल इन शेप होते हैं. ठीक है. उसके बाद इतना करने के बाद जो है वो आपको क्या करना है, सिंपली इसके फंक्शंस आपको पता होना चाहिए कि इसका मेन फंक्शन तो क्या है. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के सिंथेसिस में जो है वो हेल्प करती है. ओके. नेक्स्ट आपका जो आता है बेटा वो आपका आता है गोल्जी एपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी. आप किसी भी नाम से जो है इस ऑर्गेनेलीज को जो बुला सकते हैं. हमने बेटा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस पढ़ा था और उसके अलावा हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा था. वहाँ से हमने पढ़ा था कि वेसिकल पिंच ऑफ होकर किधर आ जाएंगे, वेसिकल पिंच ऑफ होकर जो है वो गोल्जी एपरेटस के पास आ जाएंगे. ओके. तो गोल्जी एपरेटस के दो फेजेस होते हैं बेटा. वन इज़ सिस फेज, दिस इज सिस और फॉर्मिंग फेज. अनदर इज ट्रांस फेज और मैचुरेशन फेज. आपको डायग्राम बहुत अच्छे से आना चाहिए. इस तरह से आप मेम्ब्रेन्स बना देंगे, उसके अंदर आप वेसिकल्स दिखाएंगे. जो सिस फेज होता है, सिस फेज के अंदर जो है वो फ्यूज़न होती है, यानी ये वो वेसिकल्स हैं बेटा जो वेसिकल्स कहाँ से आ रहे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे थे, जिनकी अब पैकिंग और टैगिंग करनी है. तो वो पैकिंग और टैगिंग का काम कौन करता है, गोल्जी ऑपरेटस करता है. गोल्जी ऑपरेटस फिर जो इसका बीच में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है बेटा, जिसको हम मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, पैकिंग और टैगिंग हो जाएगी. उसके बाद जब वो कंप्लीट रेडी होंगे पैक होकर भी, और उनको उनका एड्रेस भी पता होगा कि कहाँ जाना है पर्टिकुलर प्रोटीन्स या लिपिड्स को, तो वो इस तरह से वेसिकल्स के अंदर एनक्लोज्ड होकर यहाँ से पिंच ऑफ होने लग जाएंगे, इसकी मेम्ब्रेन से निकलने लग जाएंगे. तो जिस फेज से वो निकलते हैं, रिलीज़ होते हैं, उनको हम ट्रांस और मैच्योरिंग फेज बोलते हैं. एंड दीज वेसिकल्स आर कॉल्ड एज सिक्रीटरी वेसिकल्स और डिस्चार्ज्ड वेसिकल्स. ओके. तो इस तरह से आपको जितना मैंने समझाया है बेटा उतना ही आप लिख सकते हैं. तो फंक्शंस में हम इसके क्या क्या लिख सकते हैं, फंक्शंस में हम इसके लिख सकते हैं बेटा कि ये सेक्रेटरी होता है. ऑफ कोर्स वाई सेक्रेटरी, क्योंकि इससे सेक्रेटरी वेसिकल्स निकलती हैं. पैकिंग का काम करता है, पैक होने के बाद जो है वो डिस्पैच हो जाता है वहाँ से और टारगेट के पास जो है वो पहुँच जाता है जहाँ उसको पहुँचना होता है. ठीक है. जो वैक्यूल्स और सेक्रेटरी वेसिकल्स ये बनाता है बेटा, उसके अंदर बहुत सारा कुछ हो सकता है. एंजाइम्स हो सकती हैं, हमने कल भी पढ़ा था कि जो एंजाइम्स होती हैं वो भी प्रोटीन्स की फॉर्म हो सकती हैं. अदर प्रोटीन्स हो सकती हैं, सेलुलोज हो सकता है, पिगमेंट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेलानिन पिगमेंट, या फिर जैसे मिल्क प्रोटीन्स हैं, लैक्टोप्रोटीन ऑफ मिल्क, ये भी हो सकता है. ठीक है. गोल्जी एपरेटस भी इन्वॉल्व होता है ऑब्वियसली सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर लाइसोसोम्स के सिंथेसिस में, क्योंकि सभी में यही चीज़ें, यही कंपाउंड्स ही तो यूज़ होते हैं. उसके बाद बेटा यहाँ पर एक बार ये स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाना चाहूँगी. दिस इज़ प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम्स. राइबोसोम जो होता है बेटा वो टू यूनिट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. वन इज़ लार्जर यूनिट एंड अनदर इज़ स्मॉलर यूनिट. लार्जर और स्मॉलर यूनिट के बीच में जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होता है. आरएनए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था बेटा 3 तरह का होता है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफ़र आरएनए. तो जिसकी कॉपी होकर बनता है उसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं. तो ये मैसेंजर आरएनए पे इस तरह से अटैच हो जाती हैं लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट. दिस इज़ लार्जर सब यूनिट, दिस इज़ स्मॉलर सब यूनिट, और वहाँ से जो है वो कोई भी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड जो है वो उसकी कॉपी होकर बनती है. ओके. तो ये स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम.
नेक्स्ट आपका आता है फिर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? जनरली राउंडेड, स्फेरिकल और सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके अंदर क्या भरा हुआ होता है? जिनके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस भरे हुए होते हैं, जो बेसिकली किस चीज़ का काम करते हैं? अगर कोई ऑर्गेनली जो है वो वॉर्न आउट हो गई है, ख़राब हो गई है किसी वजह से, या उसने काम करना बंद कर दिया है, तो उसका क्या कर देंगे? वो डाइजेशन कर देंगे, क्योंकि उसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, दे विल डाइजेस्ट देम। ओके, उसके बाद फंक्शंस आते हैं लाइसोसोम्स के। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव बैग्स। आपको अच्छे से पता है क्यों कहते हैं उनको डाइजेस्टिव बैग्स, लाइसोसोम्स। जस्ट अ मिनट। जो वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज होती हैं, यानी जो ख़राब हुई हुई ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनको क्या कर देते हैं बेसिकली, या जो पुअरली वर्किंग ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनको क्या कर देते हैं? क्लियरेंस का काम करते हैं, सेल क्लियरेंस का, कि सेल में जो है वो फालतू का सामान इकट्ठा ना हो, जो यूजलेस सामान है वो इकट्ठा ना हो, इसलिए इनको क्या कहते हैं? डिमोलिशन स्क्वाड्स। ये इंग्लिश की टर्म्स हैं बेटा, स्क्वेंजर्स भी बोल सकते हैं, या आप सेलुलर हाउस कीपर्स भी बोल सकते हो, या फिर गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी बोल सकते हो बेसिकली सेल का, जिनका सबका एक ही काम है। डिमोलिशन स्क्वाड्स क्या होते हैं बेटा? जो फॉरेन कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर क्या होता है बेटा, जो बिल्डिंग क्लियर करनी होती है उसका सारा वो मलबा वगैरह उठा के ले जाते हैं, उनको डिमोलिशन स्क्वाड्स कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? लाइसोसोम्स जो क्लियरेंस है वो कर रहे हैं, दैट्स वाई वी कॉल देम एज डिमोलिशन स्क्वाड्स। ओके, स्क्वेंजर्स होते हैं जो दूसरों के ऊपर फीड करते हैं। सेलुलर हाउस कीपर्स आप समझ ही गए होंगे, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी आप समझ गए होंगे। ओके, तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। क्यों सुसाइडल बैग्स? क्योंकि ये ज़रूरत पड़ने पर अपने ही सेल्स को जो है वो ख़त्म कर सकता है, डेट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स और सुसाइड बैग्स। ओके, नेक्स्ट फिर आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? आपको अच्छे से पता है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है बेटा, दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज। इसका स्ट्रक्चर भी आपको बहुत अच्छे से जो है वो आना चाहिए। दो ऑर्गेनेलीज जो होती हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हम आगे पढ़ेंगे। ये दीज बोथ ऑर्गेनेलीज आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज। क्या बोला जाता है इनको? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली क्या होता है। पहले हम इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन्ड होता है, यही एक ऑर्गेनेली, और क्लोरोप्लास्ट ऐसी ऑर्गेनेली होती है, या फिर न्यूक्लियस भी है जो वो डबल मेम्ब्रेन्ड होते हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है। अब बाहर वाली देखोगे, बाहर वाली मेम्ब्रेन तो जो है वो स्ट्रेट प्रोवाइड होती है, दैट मीन्स स्ट्रेट इन द सेंस कि उसमें कोई कर्व नहीं होता है, लेकिन जो अंदर वाली होती है बेटा वो हाईली कर्ल्ड इस तरह से प्रेजेंट होती है, डिप्रेशंस होते हैं। तो उसको जो अंदर वाले डिप्रेशंस होते हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज क्रिस्टे। उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टे। उसको बोला जाता है क्रिस्टे। ओके, दिस इज़ आउटर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद दिस इज़ इनर मेम्ब्रेन। जो बाहर वाला चैम्बर है दैट इज़ आउटर चैम्बर, जो अंदर वाला चैम्बर है दिस इज़ इनर चैम्बर। उसके बाद दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके पास अपना डीएनए मॉलिक्यूल होता है। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो डीएनए है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन इस सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इस तरह से डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है। दीज आर F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स का क्या फंक्शन होता है? F1 पार्टिकल जो है वो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं बेटा बेसिकली। एंड दीज डिप्रेशंस दीज आर कॉल्ड एज क्रिस्टे। इनको क्या बोला जाता है? क्रिस्टे बोला जाता है। ओके, तो ये तो आपको स्ट्रक्चर लिखकर, आपको सपोज़ अगर कोई भी ऑर्गेनेली आपको एक्सप्लेन करने के लिए आती है बेटा, तो उसमें आपको बेसिकली क्या करना है? पहले तो आपको नेचर या अकरेंस या सिंपली स्ट्रक्चर डाल के उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको उसका वर्किंग या फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। अब इसका फंक्शन क्या होता है बेटा? दिस इज़ कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पर एटीपी जो है वो सिंथेसाइज होती है, आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट।
इसके अलावा और सिंथेसिस होती है केमिकल्स की जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए का, या फिर कुछ हद तक कुछ प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसाइज करता है। क्यों कर लेता है ये? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए मॉलिक्यूल होता है और इसके पास सारी तो नहीं कर पाता है बेटा, कुछ के ऊपर इसको न्यूक्लियस के ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन कुछ हाफ एक ही अपने आप कर लेता है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा? सेमी ऑटोनोमस। सेमी मीन्स हाफ, ऑटोनोमस मीन्स खुद से, यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज में दो ऑर्गेनेली आएंगी आपकी, वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड अनदर इज क्लोरोप्लास्ट। एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट आपका आता है बेटा प्लास्टिड्स। जस्ट अ मिनट। प्लास्टिड्स जो होते हैं बेटा वो एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं, प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स का बेसिकली काम क्या होता है? दे प्रोवाइड्स कलर टू द सेल। प्लांट्स को जो है, प्लांट पार्ट्स के आप अलग अलग कलर्स देखते हैं, फ्लावर्स के देखते हैं, फ्रूट्स के देखते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर ऑफ थ्री टाइप, वन इज क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? सारे के सारे कलर्ड प्लास्टिड एक्सेप्ट फॉर ग्रीन कलर। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस होता है बेटा। इसका फंक्शन क्या होता है? ये बेसिकली स्टोरेज का काम करता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंसेस बिटवीन ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। बहुत ईजी है बेटा, एक बार आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हम डायरेक्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट पर आते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ग्रीन कलर एज वेल एज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको क्या बोला जाता है बेटा? बेसिकली क्लोरोफिल बोला जाता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग ऑफ लाइट। लाइट का जो है वो कैप्चर करने का काम करते हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसका अपना सर्कुलर डीएनए होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ओके, दिस इज़ आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज़ इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद इसमें बेटा जैसे हम बुक्स का स्टैक लगा देते हैं ना, बुक्स की तह लगा देते हैं, ऐसे ही स्टैक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है थाइलाकॉइड्स। जिसको क्या बोला जाता है? थाइलाकॉइड्स बोला जाता है। कंप्लीट जो स्टैक होता है, जो कंप्लीट पूरी गट्ठी होती है, उसको बोला जाता है बेटा ग्रेना। और इसमें से अगर आप एक लेयर की बात करें उसको बोला जाता है थाइलाकॉइड। तो ग्रेना इज़ बेसिकली स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन्स की एक तय होती है, स्टैक होती है। और अगर आप सिंपल डिस्कॉइड सेक की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड बोलते हैं। और जो ये स्टैक्स होते हैं बेटा, ये आपस में एक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है लैमेला। उस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? लैमेला। और जो इसका मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड पार्ट होता है, उसको बोला जाता है स्ट्रोमा। ओके, ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर। और इसमें कहीं कहीं पर आपको क्या मिलेगा? जो है स्टार्च ग्रेन्स की प्रेजेंस मिलेगी। स्टार्च ग्रेन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और जो बेसिकली इसके थाइलाकॉइड्स होते हैं बेटा, थाइलाकॉइड्स के अंदर वो पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग ऑफ लाइट एंड विच इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद बेटा जो ग्रैनम होता है, ग्रैनम के अंदर आपकी लाइट रिएक्शंस होती हैं। लाइट रिएक्शन होती है विच हैपन्स ड्यूरिंग द डे टाइम, डार्क रिएक्शंस विच हैपन्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम। और वहाँ पर वो रिएक्शंस कहाँ हो रही होती हैं? स्ट्रोमा के अंदर हो रही होती हैं। सॉरी।
उसके बाद क्या है, आप बेटा फंक्शंस लिख सकते हैं। प्लास्टिड्स के फंक्शंस में क्या आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट जो है वो सोलर एनर्जी ट्रैप करने का काम करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं फूड प्रोडक्शन के लिए। क्रोमोप्लास्ट जो है वो अलग अलग कलर्स देते हैं फ्लावर्स को, जो कि पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को जो है क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मैंने आपको बताया था स्टोरेज का काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च, फैट्स या प्रोटीन्स की फॉर्म में जो है वो क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आप खुद से देख लेना बेटा। नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, वैक्यूल्स का मल्टीपल फंक्शंस हो सकता है अलग अलग सेल के अंदर। वैक्यूल्स बेसिकली स्फेरिकल शेप के होते हैं ज़्यादातर, जिनके अंदर फ्लूइड भरा होता है। वो जो फ्लूइड फिल्ड भी हो सकता है, थोड़ा बहुत सॉलिड फिल्ड भी हो सकता है। उसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। membrane of vacuole is called as tonoplast, and that liquid part inside it, that filled part inside it is called as cell sap. इसके मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं बेटा। फूड स्टोरेज का हो सकता है, वेस्ट स्टोरेज का हो सकता है। ओके, बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर या ओस्मो रेगुलेशन का काम कर सकते हैं। ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है बेटा, ओस्मो रेगुलेशन होता है बैलेंसिंग ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर कोई भी आयंस, कोई भी सॉल्ट कम ज़्यादा होता है तो उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है, दीज वैक्यूल्स जो है वो काम करते हैं। प्लांट्स के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्टोरेज करने का काम करते हैं, जो टर्जिडिटी और रिजिडिटी जो है वो प्लांट सेल को प्रोवाइड करते हैं। तो इतना ही 5 to 6 लाइंस आप वैक्यूल्स के बारे में जो है वो लर्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है बेटा पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं, पेरोक्सिसोम बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, बेसिकली 0.3 to 1.5 mm इन डायामीटर। ये जनरली इनके अंदर क्या स्टोरेज होता है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को में काम आते हैं। वो एंजाइम्स, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स इनके अंदर जो है वो स्टोर होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन से ये बाउंड होते हैं और कहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं, दीज आर जनरली फाउंड इन किडनी एंड लीवर सेल्स। किडनी है और लीवर सेल्स हैं वहाँ पर ये ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था अभी कि जो डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस हैं वो लीवर सेल्स के अंदर होती हैं। किडनी के अंदर भी जो है वो यूरिन फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ पर इन एंजाइम्स का बहुत काम होता है, तो वहाँ पर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। जो इनका इनर कंटेंट होता है बेटा वो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और समटाइम्स जो है क्लियर होता है क्रिस्टलाइन कोर, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर जो है वो विजिबल होते हैं। दिस क्रिस्टलाइन कोर इज क्रिस्टलाइज प्रोटीन कॉल्ड कैटालेस एंजाइम। जब इसका अंदर से क्रिस्टलाइन फॉर्म दिखता है बेटा तो वो बेसिकली क्या होता है, कैटालेस एंजाइम्स उसके अंदर जो वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके बाद आता है फिर आपका बेटा, जस्ट अ मिनट, उसके बाद आपका फंक्शन आता है बेटा। ऑब्वियसली आप इसकी कंसंट्रेशन देखकर कि ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस के अंदर हेल्प करता है, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन है या रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस है, उनमें हेल्प करते हैं। तभी तो ये कहाँ ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, लीवर के अंदर और किडनी के अंदर। नेक्स्ट अनदर इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है बेटा, सेंट्रोसोम होता है बेटा एक ऐसी ऑर्गेनेली जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स एंड पोलर कैप। सेंट्रियोल्स के क्या होते हैं, जो एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दीज आर सेंट्रियोल्स, और वैसे ही जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं पोलर कैप्स। तो पोलर कैप्स और सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है बेटा, जब सेल को डिवाइड होना होता है तब इनका काम आता है, तब ये क्या बनाते हैं, एस्ट्रल रेज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ छोटे से डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। सपोज दिस इज़ अ सेल, ये कोई सेल है, ओके, और इसमें क्या है, जो सेंट्रियोल है एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो सेल होता है बेटा, सेल में सारी चीज़ें इक्वली डिवाइड होकर फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दो सेल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेंट्रियोल प्रेजेंट है वो क्या, रेज बना देंगे बेटा, और जो न्यूक्लियर मटेरियल था
वो हाफ हाफ होकर इन रेज़ के साथ अटैच हो जाता है, फिर हाफ उधर मूव कर जाएगा, हाफ उधर मूव कर जाएगा और सेल के जो है वो दो हिस्से हो जाएंगे। तो आधा क्रोमेटिन मटेरियल उधर चला जाएगा, आधा क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो दूसरे डॉटर सेल के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से ये क्या बनाती है, एस्ट्रल रेज या फिर स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करती हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न विच हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ द सेल। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि सेंट्रियोल्स जो हैं वो किस चीज़ का काम करते हैं, वो बीच में से होलो होते हैं और रेज बनाते हैं, एस्ट्रल रेज, और किस चीज़ में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन के अंदर। तो सेंट्रोसोम जो है वो एनिमल सेल के अंदर सेल डिवीजन का काम करते हैं। प्लांट सेल के अंदर जो है वो पोलर कैप्स इन्वॉल्व होते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए। ओके, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रोसोम। तो यहाँ पर जो है वो बेटा आपका चैप्टर ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट डिफरेंसेस है एनिमल और प्लांट सेल के बीच में, ये आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अच्छे से सारी एक्सरसाइज जो है वो आपको रिवाइज करनी है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।